हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। पोएम नंबर 10 भारत गौरव। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्ता। उनका परिचय हम सबसे पहले लेंगे। उनका जन्म सन 1886 और निधन सन 1964। कवि का परिचय सबसे पहले प्राप्त करते हैं। मैथिली शरण गुप्ता का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहन किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें तीन खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। अतीत यानी कि भूतकाल। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत देश प्राचीनतम आर्यों की संस्कृति भारतीय संस्कृति में विकसित हुई। कवि कहना चाहते हैं कि भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। मैंने आपको बताया प्राचीन हमारे निवासी कौन थे, तो भारत देश के निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में प्रवीण थे, यानी कि होशियार थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्व राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम भारत गौरव, विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत का गौरव हम लोग देखते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी अपने हिंदुस्तान, अपने भारत का गौरव जानता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, आर्य की संस्कृति कहीं जाती है। आर्यों की परंपरा, आर्यों के रीति रिवाज, नीति नियम, जो यज्ञ, याग, कथा, सत्संग, पारायण, बराबर, ये सब आर्य जाति ने हमारे देश में एक अपने गुण यहाँ पर हमारे सामने प्रदर्शित किए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत देश के बारे में मैथिली शरण क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। कवि कहना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सारांश इस कविता के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कवि कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश भूलोक का गौरव है। भारत देश भूलोक यानी कि पृथ्वीलोक का गौरव है और भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीलास्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। विद्यार्थी मित्रों, हिमालय पर्वत हमारे देश की शान बढ़ाता है। आन बान और शान ये हिमालय पर्वत बढ़ाता है। इतना ही नहीं, गंगा जल, ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्वर्ग में से पृथ्वी पर अवतरित हुई है और विष्णु के चरणों में से होती हुई शिव जी की जटा में पहले स्थान प्राप्त करती है और उसके बाद शिव जी की जटा में से नीचे धरती पर प्रयाण करती है। तो ये पवित्र जल बहलाने वाली नदी गंगा नदी हमारे भारत देश में बहती है। कवि आगे कहते हैं, भारत ऋषियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है। भारत ऋषि मुनियों की भूमि कही जाती है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अपने आप को जाना, ध्यान किया, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए वन में बैठकर जो तपस्या की, वो तपस्या इन भारतीय ऋषि मुनियों ने की है।
जो हमारे भारत देश में उत्पन्न हुए थे। संसार में सबसे पहले उन्नति हमारे भारत देश की ही हुई थी। कवि कहते हैं हमारा भारत देश संसार में सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी भारत देश में से ही हुआ है। कवि आगे कहते हैं हमारा भारत देश संसार का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर यानी कि सरदार श्रेष्ठ, सिरमौर यानी कि सरदार श्रेष्ठ कहा जाता है। कवि आगे कहते हैं हमारे भारत देश में आर्यों ने भारत भूमि को कैसे पवित्र बनाया, उसके बारे में, आर्यों के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि विद्या, कला, कौशल्य में जो सबसे पहले थे वो है हमारे देश की आर्य जाति। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला, कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है। हमारे देश में आज आर्य मौजूद नहीं है, फिर भी उनके आदर्श, उनके चिन्ह, उनके गौरव चिन्ह हमारे भारत देश में आज भी मौजूद है। कवि कहते हैं आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। परोपकार की प्रबल भावना आर्यों की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बिताना था। उनको अपना जीवन दूसरों की भलाई में, परोपकार के कार्य में ही अपना जीवन उन्होंने बिताया। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। वो महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष कहे गए। तो कवि हमारे भारत देश के बारे में जो कहते हैं वो हम काव्य के द्वारा, काव्य पंक्ति के द्वारा लेते हैं। तो देखो कविता, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीलास्थल कहाँ। देखो पहली लाइन में कवि ने सबसे पहले प्रश्न पूछा है भूलोक का गौरव और प्रकृति का लीलास्थल कहाँ, प्रश्नार्थ चिन्ह। भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ है। तो कवि कहते हैं वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। यह वह स्थान है जहाँ हिमालय और गंगा नदी बहती है। देखो भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ है, पहला प्रश्न। दूसरा, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, उसका जवाब देते हुए कहा भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल जहाँ पर मनोहर गिरी, गिरी यानी पर्वत, हिमालय पर्वत है और जिस देश में गंगा जल बहता है वही देश भूलोक का गौरव है और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। कवि आगे कहना चाहते हैं संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। दूसरा प्रश्न कवि ने पूछा संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। तो जवाब मिला उसका जो कृषि भूमि है। वह कौन, वह भारतवर्ष है। कवि ने दूसरा प्रश्न पूछा कि सभी देशों से सबसे ज़्यादा प्रगति किस देश की हुई है। तो जवाब में दिया उसका कि जो ऋषि मुनियों की भूमि कही गई है और वह कौन है, तो वह हमारी भारत भूमि ही है। कवि कहते हैं वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। कवि आगे कहते हैं दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है। जवाब दिया वह देश और कोई नहीं है, वह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हमारा वृद्ध भारतवर्ष, देखो भारत को वृद्ध भारतवर्ष कहा गया क्योंकि हमारा देश सबसे पुरातन देश है, इसलिए उसे वृद्ध भारतवर्ष कहा गया है। वही वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि सरदार, सरदार, सिरमौर यानी कि सरदार है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ऐसा पुरातन, पुराना, प्राचीन देश विश्व में क्या दूसरा है। कवि ऐसा कहते हैं। कवि कहते हैं
भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूतियों का हमारा देश प्रथम भंडार है। भवभूति यानी कि संसार का वैभव, भवभूति यानी कि संसार का वैभव। भगवान ने जो वैभव भरा हुआ है वो सारा वैभव हमारे भारत भूमि में ही भरा हुआ है। तो हमारा भारत देश भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। विधि यानी कि विधाता, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार सबसे पहले भारत देश में ही किया था। तो विधाता ने मानव सृष्टि का विस्तार सबसे पहले भारत भूमि में ही किया। कवि कहते हैं हाँ, यह बुद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी कि संसार में सबसे श्रेष्ठ है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कोई दूसरा देश नहीं है। प्राचीन देशों में भारत के मुकाबले दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए उसका प्रथम भंडार इसी देश में हुआ। भगवान ने संसार में जो वैभव जो स्थान सबसे पहले बनाए उसका प्रथम संग्रह यानी कि भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भारत देश में से ही किया। कवि आगे कहते हैं यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। तो भारत की भूमि को कैसी भूमि कहा गया? पुण्य भूमि। हमारी भूमि को पुण्य भूमि, भारत भूमि पुण्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुई है। इसके निवासी कौन है? तो आर्य है। भारत भूमि पुण्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुई है और इसके निवासी सबसे पहले आर्य जाति के लोग थे। आर्य जाति के लोग कैसे थे उसके बारे में कवि बताते हैं कि विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। ये आर्य जाति के लोग विद्या, कला और कौशल में सबसे पहले आचार्य थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम भारत माता की संतान, आर्यों की संतान, आज हम अधोगति में पड़े हुए हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। पर उनकी उच्चता के चिन्ह, उनके श्रेष्ठता के चिन्ह आज भी मौजूद है। कवि कहना चाहते हैं भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया और इसीलिए ये आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। यद्यपि हम भारतवासी आर्यों की संतान आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। आज हम भारत माता के संतान, आर्यों की संतान, आज हम अधोगति की ओर जा रहे, बुरी दशा में जी रहे, फिर भी महान चरित्र के उनके आदर्श, आर्यों के महान आदर्श, उनके महान चरित्र, कुछ निशान आज भी भारत भूमि में मौजूद है। तो भारत के सबसे पहले निवासी कौन थे? तो आर्य। भारत भूमि किस रूप में प्रसिद्ध है? तो पुण्य भूमि के रूप में। भारत भूमि को पुण्य भूमि भी कहा जाता है। कवि आगे कहते हैं वे आर्य ही थे। तो कवि आर्यों की महत्ता बताते हुए कहते हैं वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वो आर्य जाति के लोग ही थे, आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते नहीं थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। वे स्वार्थरत होकर मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे सभी, संसार के उपकार के लिए ये सब जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? निश्चेष्ट, निष्क्रिय होकर कैसे वो बैठ सकते थे? कवि कहते हैं आर्यों की महत्ता बताते हुए कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। कभी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जिया, अपने मोह की मदिरा कभी वो पीते नहीं थे। स्वार्थरत होकर अपने बारे में अपना ही खाली भला सोचने वाले वो नहीं थे। स्वार्थरत होकर मोह की मदिरा वो कभी पीते नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, ये आर्य जाति, आर्य संसार के उपकार के लिए, संसार के हित के लिए वो जन्म लेते थे। निश्चेष्ट यानी निष्क्रिय होकर बैठे रहने वालों में से वो नहीं थे। कवि कहते हैं कि
कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। निष्क्रिय होकर बैठे रहने वालों में से वो नहीं थे। उन्होंने हमेशा सबका भला चाहा, सबके लिए सबके हित के कार्य करने शुरू किए, भगवान की प्राप्ति के मार्ग बताए। भारत भूमि की पवित्रता उनको ही आभारी रखती है। कवि भारत भूमि, मैं फिर से ये बताना चाहती हूँ, शुरुआत से समझाती जाऊंगी कि कवि ने पहले प्रश्न पूछा कि भूलोक का गौरव और प्रकृति का लीलास्थल कहाँ पर है। तो जवाब मिला कि जहाँ पर मनोहर हिमालय पर्वत फैला हुआ है और जहाँ गंगा जल बहता है, वही भारत देश प्रकृति का लीलास्थल और भूलोक का गौरव है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन सा देश है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो जवाब है वह देश और कोई नहीं है, यह भारत भूमि है और यह ऋषि मुनियों की भूमि है। कवि आगे कहते हैं, हाँ, यह पूरा भारतवर्ष संसार में सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। कवि आगे कहते हैं, भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि हम भारतवासी, हम आर्यों की संतान आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। कवि कहते हैं वे आर्य ही थे, आर्यों की महानता बताते हुए कहते हैं वे आर्य ही थे जो अपने लिए कभी जीवन जीते नहीं थे। अपने जीवन को उन्होंने कभी अपना नहीं समझा। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमारी भारत भूमि के बारे में ये काव्य हमारा पूर्ण हुआ। हम इसके शब्दार्थ टिप्पणी पहले डिस्कस करते हैं। देखते हैं टेक्स्ट बुक में से शब्दार्थ और टिप्पणी। देखो, गौरव यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, भूलोक संसार, दुनिया, लीलास्थल महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष उन्नति प्रगति, सिरमौर श्रेष्ठ, पुरातन प्राचीन, भवभूति संसार का वैभव, विधि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, आचार्य यानी शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, इसे आचार्य कहा जाता है। अधोगति अवनति दयनीय दशा, स्वार्थरत केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा यानी शराब मद्य, संसार दुनिया, निश्चेष्ट निष्क्रिय चेष्टा रहित। चलो स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भारत को प्रकृति का लीलास्थल क्यों कहा है? तो जवाब, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीलास्थल कहा है। प्रश्न नंबर 2, भारत को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो जवाब, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। प्रश्न नंबर 3, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो जवाब, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। प्रश्न नंबर 4, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो जवाब, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। फिर से, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। प्रश्न नंबर 5, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आंसर, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही
है। आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही हैं। प्रश्न नंबर 6, आर्यों की क्या विशेषताएं रही हैं? आर्यों की क्या विशेषताएं रही हैं? तो जवाब, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। हम फिर से आई रिपीट, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? गुप्त जी ने भारत के गौरव को हमारे सामने किस रूप में रखा है? तो जवाब, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। फिर से हम रिपीट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? आंसर, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। संसार का सिरमौर है, श्रेष्ठ है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्य की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। प्रश्न नंबर 2, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो जवाब, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम फिर से रिपीट करते हैं। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? जवाब, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि हम भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। हमें अपने आप को पतन की ओर लेके नहीं जाना है। हमें अपने आप को प्रगति की ओर लेके जाना है। चलो विद्यार्थी मित्रों, आगे हम लेते हैं। योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर, भारत सॉरी प्रश्न नंबर 1, भारत को देश कहा गया है? भारत को खाली जगह कहा गया है। जवाब, भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का देश है। आंसर, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। क्वेश्चन नंबर 3, विधि ने देश का विस्तार यहीं से किया है। विधि ने देश का विस्तार यहीं से किया है। आंसर, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। फिर से, विधि यानी कि विधाता, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। प्रश्न नंबर 4, भारत के निवासी देश है। भारत के निवासी देश है। आंसर,
भारत के निवासी आर्य है। प्रश्न नंबर 5, आर्यों की संतानों की आज डैश हो गई है। आर्यों की संतानों की आज डैश हो गई है। आंसर, आर्यों की संतानों की आज अधोगति हो गई है। आर्यों की संतानों की आज अधोगति हो गई है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। चलो क विभाग को ख विभाग के साथ जोड़ते हुए वाक्य लिखना है। तो जवाब, फर्स्ट वन, वृद्ध भारतवर्ष ही, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। फर्स्ट वन, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। फर्स्ट। सेकंड, विद्या कला कौशल के जो प्रथम आचार्य थे। सेकंड नंबर, विद्या कला कौशल के जो प्रथम आचार्य है। थर्ड, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। ये फर्स्ट वन जो है थर्ड नंबर पाएगा। संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। फोर्थ, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। 4 नंबर पे ये आएगा। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। फिफ्थ, भारत जैसा पुरातन देश कोई दूसरा नहीं है। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 5 नंबर पर आएगा ये। इधर लिखते हो 5। आगे, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 6, भारत के निवासी आर्य है। भारत के निवासी आर्य है। ओके, तो इस प्रकार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है। थर्ड, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। 4, भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। फिफ्थ, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 6, भारत के निवासी आर्य है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट वन, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। तो जो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, भाव स्पष्ट करो, आशय स्पष्ट करो, अर्थ विस्तार लिखिए, सब एक ही है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि उपरोक्त काव्य पंक्ति भारत गौरव काव्य में से लिया गया है। इस काव्य के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। सेकंड नंबर, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने जैसे रिपीट किया, उपरोक्त काव्य पंक्ति भारत गौरव काव्य में से ली गई है। इस काव्य के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखते हैं। ग्रामर का प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। देखो फर्स्ट वन, अधोगति। अधोगति का ऊर्ध्व गति हम लिखते हैं। इसका ऊर्ध्व स्पेलिंग ऐसा लिखेंगे, ऊर्ध्व गति, अधोगति ऊर्ध्व गति। आगे ऊर्ध्व गति। नेक्स्ट सेकंड, वृद्ध। वृद्ध के लिए विरुद्धार्थी शब्द युवा।
वृद्ध के लिए विद्यार्थी शब्द युवा, सॉरी, वृद्ध यहाँ पर युवा। ओके, नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं। पुरातन, नूतन, पुरातन, नूतन, पुरातन, नूतन। नेक्स्ट वन, आगे प्रथम, अंतिम, प्रथम का अंतिम। आगे देखते हैं। विस्तार, संकुचन, विस्तार ये वाला, संकुचन, विस्तार का संकुचन। नेक्स्ट वन, आगे पुण्यभूमि, पापभूमि, पुण्यभूमि का पापभूमि, पुण्यभूमि पापभूमि। उत्कर्ष, अपकर्ष, उच्च, निम्न। आगे देखते हैं ग्रामर में शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द, फर्स्ट वन हिमालय, हिमगिरी, हिमालय का हिमगिरी। फिर गंगा, भागीरथी। आगे गिरी, पर्वत, गिरी का पर्वत। भूमि, धरा, धरती, भूमि, धरा, धरती। विश्व, संसार। मदिरा, शराब। निश्चेष्ट, निष्क्रिय। उत्कर्ष, निश्चेष्ट का निष्क्रिय। आगे उत्कर्ष, एक मिनट, हाँ, भूमि, विश्व, संसार। शराब, मदिरा, निष्क्रिय, निश्चेष्ट। उन्नति, अपकर्ष, उत्कर्ष, उन्नति, उत्कर्ष। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत गौरव कविता पूर्ण हुई। हमें मेरा भारत देश इस टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना है। ओके, आप लोग स्वाध्याय कार्य पूरा का पूरा, सभी क्वेश्चन आंसर ग्रामर के साथ, फिल इन द ब्लैंक, अर्थ विस्तार, भाव स्पष्ट कीजिए, सब कुछ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, हमारा ये काव्य यहाँ पूर्ण हुआ। ओके, थैंक यू।